स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। आज मैं चर्चा करूंगा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और मायावती की बीएसपी के बीच गठबंधन को लेकर के। आपको ये भी बताऊंगा कि बिहार में कुशवाहा का वोट बैंक कितना है, कितना परसेंटेज है। इसके साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मायावती ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन क्यों किया। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूरे बिहार में दलितों का जो वोट बैंक है वो कितना है और कितने विधानसभा सीट पर दलितों का वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका में है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरएलएसपी के जो मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो सबसे पहले नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार के विधानसभा चुनाव में लाया। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा में भेजा, लेकिन बाद में किसी कारण से दोनों के बीच अनबन हुई और दोनों अलग हो गए। इसके बाद 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई, आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। और 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में आरएलएसपी एनडीए के साथ गठबंधन करके सत्ता में आई थी और केंद्र में वो मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही आरएलएसपी एनडीए गठबंधन से अलग होकर के वो महागठबंधन में चली गई और उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्र में मंत्री थे, यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो तब से लेकर के कुछ दिनों पहले तक उपेंद्र कुशवाहा की जो आरएलएसपी है वो महागठबंधन का हिस्सा थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो आरएलएसपी महागठबंधन के साथ मिलकर के लड़ेगी, नीतीश कुमार के अगेंस्ट में लड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 2 दिनों पहले ही उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से हट गए, अलग हो गए और मायावती के साथ उन्होंने अपना एक गठबंधन बना लिया है। तो मायावती को लेकर के मैं चर्चा बाद में करूंगा, इस गठबंधन पर चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आखिर वो वजह क्या थी जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग हो गया। उसकी 2 वजह थी। पहली वजह ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा कई मौके पे ये कह चुके थे कि नीतीश कुमार से सामना करने के लिए, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तेजस्वी यादव वो चेहरा नहीं है कि नीतीश कुमार को टक्कर दे दें। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा बोल करके साफ साफ ये मैसेज देना चाह रहे थे कि महागठबंधन जो है वो उनको अपना नेता बनाए और जब सत्ता में जब महागठबंधन आती है, अगर चुन करके जब आती है, तो उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये उपेंद्र कुशवाहा का मतलब सोच था। पहला सोच तो ये था जिसे तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा नकार दिया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो है वो 80 सीट जीत करके आई थी, तो भला क्यों कोई उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो कंप्रोमाइज़ करेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और वैसे भी लालू यादव का अपना एक रुतबा है, अपना एक उनका वोट बैंक है, तो ये सारी चीज़ें तो थी। दूसरा ये था कि आरजेडी जो है वो इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में अगर आरएलएसपी अगर रहती तो वो 10 सीट देना चाह रही थी। तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीट देना चाह रही थी। यही ये 2 वजह थी जिसके कारण से उपेंद्र कुशवाहा को अलग होना पड़ा। क्योंकि पहला तो ये था कि वो तेजस्वी यादव के अंडर गाइडेंस में चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन उनको मुखिया बना दे, उनको नेता बनाए और जब पार्टी सत्ता में आए तो वो मुखिया बने, वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। दूसरा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहते थे, लेकिन दोनों जगह पर वो उनको मुँह की खानी पड़ी। तेजस्वी यादव ने कह भी दिया था साफ साफ कि जिसको पार्टी में रहना है रहे और जिसको पार्टी से बाहर जाना है वो जा सकता है। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकलना पड़ा। वो उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से निकलने के बाद एनडीए में आने की कोशिश भी उन्होंने की थी, लेकिन एनडीए में भी सीट को लेकर के बातचीत नहीं बनी, जिसके बाद उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। अब सवाल ये उठता है कि मायावती बहुत बड़ी पार्टी है उनकी बीएसपी, और वो बिहार में आरएलएसपी जैसी छोटी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों करती है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मायावती को अच्छी तरह से पता है कि बिहार में दलित वोट बैंक जो है वो 16% के आसपास है और उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट बैंक है, यानी कि कोयरी कुशवाहा की जो जाति है, कुशवाहा जो है बिहार में, वो 6 से 7% कुशवाहा का वोट बैंक है।
तो अगर 6 से 7% ये और मायावती की जो सोच है कि जो 16% है दलित, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो करीब 22-23% के आसपास बनता है बिहार में। तो महादलित और कुशवाहा दोनों मिला करके 22-23% वोट बिहार में है। इसके साथ साथ मायावती ये भी सोची कि कुछ अगड़ी जातियों को भी टिकट अगर दे दिया जाए तो कुछ वोट जुड़ेंगे और कुछ सीटें भी आएंगी, तो हो सकता है कि वो निर्णायक भूमिका में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें सोच करके मायावती ने आरएलएसपी के साथ गठबंधन किया है। अब सवाल ये उठता है कि कुशवाहा का जो वोट बैंक है वो बिहार में कितना है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि 6 से 7% के आसपास में कुशवाहा का वोट बैंक है बिहार में, लेकिन एक भी सीट ऐसा नहीं है जहां पर कुशवाहा का वोट बैंक निर्णायक भूमिका में हो, किसी को जिता सके। लेकिन कुशवाहा पूरे बिहार में है, बिखरा हुआ है, लेकिन निर्णायक भूमिका में कहीं पर नहीं है कि किसी वो अपने कैंडिडेट को जिता सके। जबकि दलित की अगर हम बात करें तो दलित जो है वो 16% है बिहार में, और लगभग बिहार के 70% विधानसभा सीट है, वहाँ पर वो निर्णायक भूमिका में है। अगर एक मुश्त अगर महागठबंधन का अगर वोट और कुशवाहा का वोट अगर चला जाता है तो वो जिस पार्टी में भी जाएगा उसे जिता सकता है। तो ये दोनों चीज़ है जो मायावती देख रही थी, इसी वजह से मायावती ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन किया है। तो 22-23% का उनका फिलहाल वो टारगेट है। साथ साथ वो कुछ अगड़ी जातियों को भी वो जरूर टिकट देंगी दोनों मिल करके, ताकि दूसरे जाति के लोग भी उनकी गठबंधन को वोट करें। वोट करने के बाद हो सकता है कि सत्ता में आए। तो मायावती ने साफ साफ कहा भी है कि अगर हमारा गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ यहाँ पर एक ये मौका है कि अगर ये गठबंधन अगर सत्ता में आती है तो उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि 22% का वोट बैंक है दोनों मिला करके। और अगर कुछ दूसरी जातियों के भी अगर वोट बैंक मिल जाते हैं, कुछ पिछड़ी जातियों के भी वोट बैंक मिल जाते हैं, तो वो निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो 16% जो महादलित का जो वोट बैंक है, इस पर किस किस की नज़र है। तो मायावती की भी है। मायावती ने आरएलएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है, मायावती की स्वाभाविक सी बात है। नीतीश कुमार भी महादलित की राजनीति करते आए हैं और वो 2005 से करके आए हैं और उसी की बदौलत वो सत्ता में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ अभी आपने एक देखा कि एलजेपी जो है वो एनडीए गठबंधन में है, लेकिन वो नीतीश के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही है। नीतीश का जहाँ जहाँ कैंडिडेट होगा वहाँ एलजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो यहाँ पर वोट बिखरेगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि महागठबंधन में अभी कौन है? आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां हैं, जेएमएम है शिबू सोरेन की, तो और भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जो उसके साथ हैं। तो ये भी जो गठबंधन है ये भी कुछ महादलितों का वोट काटेगी। इसके साथ साथ पप्पू यादव का एक गठबंधन अलग से बन गया है। पप्पू यादव भी कुछ छोटी पार्टियों को लेकर के एक गठबंधन उन्होंने बनाया है। तो ये महादलित का वोट हो सकता है कि बटे। और अगर सॉलिड एक मुश्त अगर वोट महादलित का अगर इनको मायावती को मिल जाता है, इस गठबंधन को अगर मिल जाता है, तो 10 नवंबर को जब रिजल्ट निकलेगा तो हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाली चीज़ें सामने आए। हो सकता है कि मायावती का जो गठबंधन है उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो कुछ बार्गेनिंग करने की स्थिति में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। तो इन सब चीज़ों पे मायावती की नज़र है। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार को भी इस पर नज़र है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि पहले से ही वो एलजेपी से वो परेशान हैं। महागठबंधन को वो चाहते हैं कि हर हाल में जो उनका महादलित वोट बैंक है वो कहीं नहीं जाए बिखर करके, उस पर उनका पूरा फोकस है। क्योंकि उन्होंने 2005 से ही उस पर बहुत काम किया है, उनके लिए बहुत तमाम तरह की योजनाएं लेकर के आया है। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने हम बनाया हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, उसको उन्होंने अपने गठबंधन में मिलाया है, तो उसको भी कुछ सीटें देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि जो मतलब जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी में लेकर के कि महागठबंधन का जो ये वोट बैंक है जिस पर उसकी नज़र है, जिस पर नीतीश कुमार की नज़र है महादलित वोट बैंक पर, वो कहीं ना जाए। तो नीतीश कुमार का भी नज़र है उसी महादलित वोट बैंक पर, गठबंधन का भी है, मायावती और आरएलएसपी का भी है, और दूसरी तरफ रामविलास पासवान का भी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होंगे, 3 चरण का चुनाव होगा,
कंप्लीट। उसके बाद जब 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि 16% जो ये महादलित है जिसको लेकर के सारा खेल है ये किस किस के पास गया। ये सबसे बड़ी बात है। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो कहना बहुत ज़रूरी था कि RLSP के जो मुखिया हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनका कद बहुत ऊंचा है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी उन्होंने अपने कद को आंका नहीं कि किस कद के वो हैं, और वो लगातार वो पार्टी बदलते रहे हैं, गठबंधन को बदलते रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एक भरोसा ख़त्म हो जाता है। नीतीश कुमार के साथ कुछ दिन रहे, फिर NDA में चले गए, BJP के साथ शामिल हो गए, फिर महागठबंधन में आ गए, इसके बाद अब चले गए वो मायावती के साथ एक गठबंधन बना लिया है। तो इससे उनका जो है कद धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि 2015 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा का चुनाव, उस समय में वो 23 सीट पर लड़े थे और उस समय में वो NDA का पार्ट थे। 23 सीट पर लड़ने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट आई थी। तो 2 सीट आई थी और 2 सीट आने से ये अंदाज़ा लग सकता है कि वो वोट बैंक उनका कितना है, और वो भी जो 2 सीट आई वो NDA के कारण आई। इसके बाद अभी मैं बता दे रहा हूँ कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब उपेंद्र कुशवाहा NDA का हिस्सा नहीं थे। वो NDA को छोड़ करके वो महागठबंधन में चले गए, और महागठबंधन में जाकर के 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो 9 सीट पर वो लड़े, लेकिन एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। तो इससे साफ हो जाता है कि बार बार पार्टी बदलने से और बार बार गठबंधन को बदलने से इमेज भी खराब होता है जनता के निकट। तो अब देखना होगा कि 6% के आसपास में कुशवाहा का वोट बैंक और 16% जो दलित का जो वोट बैंक है, महादलित का वोट बैंक, जिस पर नज़र है सारी पार्टियों को, सारे गठबंधन को, वो किस में जाता है और उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कहाँ पाते हैं, ये 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो अब बने रहिए मेरे साथ। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।